हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम मुग़ल शासन के बारे में अपनी बातें कंप्लीट कर चुके थे। हम मुग़ल प्रशासन के आखिरी राजा जो हैं बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे और साथ ही मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हम देख चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मराठा साम्राज्य के बारे में। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भारत में जिस समय मुग़लों का शासन चल रहा है या लगभग औरंगज़ेब के बाद मध्य मुग़ल का काल कह सकते हैं, उसी समय भारत में मराठों का भी उदय होना शुरू हो गया है और उसी समय भारत के कुछ हिस्सों में अंग्रेज़ों का आगमन या यूरोपीय यात्रियों का आगमन भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो भारत में तीन शक्तियाँ पैरेलली अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन क्योंकि मुग़ल एक लंबे समय से शासन कर रहे थे और उत्तर मुग़ल काल में योग्य शासकों की कमी की वजह से ये जो पूरा साम्राज्य था इसका पतन शुरू हो गया। मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन यहीं पर मराठा साम्राज्य जो है वो अपने योग्य सेना नायकों की वजह से, योग्य व्यक्तियों की वजह से बहुत अपने पीक पर था। इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है वो मुग़ल शासनकाल के जो उत्तरवर्ती दौर था, मतलब औरंगज़ेब से लेकर के औरंगज़ेब के बाद तक का जो समय था, इसे हम उत्तर मुग़ल काल कहते हैं। तो इस दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, ये मराठों के शक्ति के रूप में या मराठा साम्राज्य के रूप में इसका विकास हुआ। उनके इस मतलब मराठों के उत्थान के पीछे, मराठों के उदय के पीछे कई कारण कह सकते हैं। पहली चीज़ है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, यहाँ का जो कह सकते हैं कि नदियाँ, पहाड़, ये जो ऐसा एरिया है कि इसको विदेशी ताकतें जो है वो आसानी से जीत नहीं सकी थी। दूसरा है मालवा के क्षेत्र में जो व्यक्ति होते थे, जो पुरुष थे, ये बहुत ही बलिष्ठ, मतलब शारीरिक रूप से बहुत सक्षम और मानसिक रूप से बहुत साहसी होते थे। ठीक है, तो ये जो है वो जुझारू टाइप के होते थे, आसानी से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, तीसरा है इसी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के समय कई ऐसे योग्य भक्ति संत हुए हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास में योगदान दिया। और इसके अलावा शिवाजी, जो हम आगे जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मराठा शासक थे शिवाजी, इनकी गोरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति जो थी, इन्होंने विदेशी ताकतों को यहाँ पर टिकने का मौका नहीं दिया। ठीक है, छिपकर वार करते थे, फिर जैसे ही मौका मिलता वहाँ से निकल करके चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, उनको परेशान कर करके उनको यहाँ से जाने के लिए विवश कर देंगे। ठीक है, विदेशी ताकतों को यहाँ पर टिकने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मराठों का साम्राज्य महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थापित हो पाया। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें कि मराठा विशेष रूप से ये किस वंश से संबंधित है, तो कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि मराठा जो है वो सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। शिवाजी के पूर्वज थे जो, वे सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक, और यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में ही मराठों का उदय शुरू हुआ। जो शक्तिशाली मराठा शासक थे उनका उदय शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मराठा साम्राज्य का जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है शिवाजी का। सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं शिवाजी। शिवाजी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है शिवाजी के पिता। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले ये बहमनी साम्राज्य में आपने पढ़ा हुआ है, 5 अलग अलग साम्राज्य टूट कर जो बिखरे थे, इसी में एक था अहमदनगर। अहमदनगर साम्राज्य के या अहमदनगर राज्य के जागीरदार हुआ करते थे शाहजी भोंसले। ठीक है, अहमदनगर
राज्य के जागीरदार हुआ करते थे शाहजी भोसले। लेकिन बाद में जब शाहजहां ने अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, उसके बाद में जो शाहजी भोसले हैं इनको बीजापुर का जागीरदार बना दिया गया था। बीजापुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, तो पहले थे अहमदनगर में और बाद में बीजापुर। ध्यान रखिएगा, ये जो बीजापुर है ये कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में स्थित बीजापुर है, छत्तीसगढ़ वाला बीजापुर नहीं है। ठीक है, तो शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के जागीरदार हुआ करते थे, बाद में इन्होंने बीजापुर में भी अपनी सेवाएं दी है। शिवाजी का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1627 में। 20 अप्रैल 1627 में। जगह था शिवनेर, महाराष्ट्र। शिवनेर, महाराष्ट्र, यहाँ इनका जन्म हुआ है। शिवाजी की माता, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु, शिवाजी के गुरु, वैसे इनके 2 गुरु थे, या कह सकते हैं कि एक ने गुरु के रूप में काम किया, दूसरे ने इनके संरक्षक के रूप में काम किया। तो वास्तव में जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे, इनका नाम है रामदास। इनके गुरु हैं रामदास। इनके गुरु का नाम है रामदास। उसके बाद में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके संरक्षक के रूप में काम किया, इनको सैन्य शिक्षा दी है, उनका नाम है दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव, इनसे इन्होंने सैन्य शिक्षा प्राप्त किया है। नेक्स्ट, शिवाजी के विवाह के पश्चात इनके 2 विवाह हुए हैं और इनके पत्नियों के नाम, शिवाजी की 2 पत्नियां हैं। इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं से शिवाजी के वंशजों का जो एक लिस्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी पत्नी से कौन सा पुत्र हुआ है और उसके बाद में कौन से पुत्र ने शासन संभाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है साईबाई और एक का नाम है सोयराबाई। इनकी पत्नियों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक का नाम है साईबाई और एक है सोयराबाई। ठीक है, शिवाजी की 2 पत्नियां हैं, साईबाई और सोयराबाई। साईबाई और शिवाजी से इन्हें जो पुत्र हुआ है इनका नाम है शंभाजी। शंभाजी। बाद में शंभाजी का विवाह होता है येशुबाई के साथ में और इनसे इनको जो पुत्र है इसका नाम है शाहू जी। ठीक है, ये सभी एक एक करके शासक बनेंगे, शंभाजी भी बनेंगे, शाहू जी भी बनेंगे, फिर इधर सोयराबाई से जो पुत्र होगा ये भी शासक बनेगा। तो ये लिस्ट याद रखिए, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि कौन से पत्नी से कौन सा पुत्र हुआ है। ठीक है, सोयराबाई से इनका जो पुत्र हुआ है इसका नाम है राजा राम। ठीक है, राजा राम की 2 पत्नियां हैं। राजा राम की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है ताराबाई और एक का नाम है राजसबाई। एक का नाम है ताराबाई और एक का नाम है राजसबाई। ठीक है, ताराबाई से इनको जो पुत्र हुआ है इनका नाम है शिवाजी द्वितीय।
और राजस बाई से इनको जो पुत्र है इनका नाम है संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय। बाद में संभाजी द्वितीय से इनको एक और पुत्र है, इनका नाम है राजा राम द्वितीय। ठीक है, जो लास्ट इनका पुत्र है कह सकते हैं, जो प्रमुख व्यक्ति है इसका नाम है राजा राम द्वितीय। पर हमें शाहू जी और शिवाजी द्वितीय, राजा राम, संभाजी, इनका नाम विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इसका नाम है राजा राम द्वितीय। ठीक, अब इसके बाद में जो शासन व्यवस्था थी इसके बारे में हम देखते चलते हैं कि शिवाजी कैसे कौन कौन सा युद्ध जीते हैं, कौन से प्रमुख बातें हैं जो कि परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले है, हमने बात किया शिवाजी के जीवन के जो प्रमुख व्यक्ति थे, शिवाजी की पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं। उसके बाद में शिवाजी के प्रमुख अभियान, शिवाजी के युद्ध अभियान। इसमें सबसे पहले जो इनके पिता थे शाहजी भोंसले, इन्होंने शिवाजी को कुछ समय अपने पास रखा था, शासन व्यवस्था के बारे में सिखाया, समझाया। और शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर में सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। 1643 इन्होंने क्या किया था, बीजापुर में एक जगह है सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया। ध्यान दीजिएगा, इनके पिता जो है वो पहले अहमदनगर में काम कर रहे थे, उसके बाद में बीजापुर में भी काम किए हैं इनके पिताजी। और शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर में सिंहगढ़ के किले पर अपना अधिकार किया। इसके बाद में इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 35 से ज़्यादा किलों पर विजय प्राप्त की है शिवाजी ने। ठीक है, हालांकि कुछ अलग अलग समय पे संधियों की वजह से इन्हें अपने कुछ किले छोड़ने भी पड़े हैं, कुछ किले जो हैं वो दूसरे राजाओं को देने भी पड़े हैं संधि के शर्तों के तहत, लेकिन इन्होंने बहुत सारे किले जो है अपने शासनकाल में जीते हैं। नेक्स्ट 1646 में इन्होंने एक और किला जीता है रायगढ़ में। रायगढ़ का किला, ये जो रायगढ़ है ये महाराष्ट्र वाला रायगढ़ है। ठीक है, और इसके अलावा बीजापुर के ही कुछ हिस्सों पर इसने अधिकार किया था 1646 के आसपास में। ठीक है, सबसे पहले तो बीजापुर में सिंहगढ़ का किला जीता, उसके बाद में 1646 में रायगढ़ का किला जीता। रायगढ़ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और इसी विजय अभियान के दौरान इसने बीजापुर के आसपास के कुछ और क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे चल करके 1648 में इसने एक और किला जीता, इसका नाम है पुरंदर का किला। पुरंदर का किला। बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इसको पुरंदर की संधि के तहत कुछ क्षेत्र छोड़ने पड़े थे, उसमें ये पुरंदर वाला स्थान ही शामिल है। ठीक है, पुरंदर कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, पुरंदर का किला भी इसने जीत लिया। असल में ये पुरंदर का किला जो है वो पहले बीजापुर शासक के अधीन आता था, इसको भी इसने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, इसने बाद में अपनी राजधानी जो है वो रायगढ़ को बनाया, जहाँ पे इसका किला था रायगढ़ का किला, यहीं इसी को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद में 1657 के आसपास इसने औरंगजेब इसके समकालीन शासक थे, औरंगजेब को इसने एक संधि का प्रस्ताव भेजा कि आप अपने क्षेत्र में शासन कीजिए, मुझे अपने क्षेत्र में शासन करने दीजिए, कोई किसी के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मराठे जो है वो स्वतंत्र शासक के रूप में काम करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया और ये जो प्रस्ताव था शिवाजी का, ये असफल हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, 1657 में औरंगजेब मुगल शासक दिल्ली में शासन कर रहे हैं। ठीक है, औरंगजेब को संधि का प्रस्ताव भेजा
संधि का प्रस्ताव इन्होंने भेजा था, ठीक है, लेकिन ये असफल रहा। औरंगजेब ने सीधे सीधे इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद में अब औरंगजेब ने ये देखा कि दक्षिण की तरफ कोई व्यक्ति है जो कि तेज़ी से अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है और उसको रोकना ज़रूरी है। उसे उस समय शायद अंदाज़ा नहीं था कि शिवाजी कौन है, क्या है। इसने अब यहाँ पे युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले 1669 में शिवाजी को एक युद्ध लड़ना पड़ा है बीजापुर के साथ में, ठीक है। अभी दिल्ली के शासक जो हैं वो अपने छोटे छोटे जो इनके अधीन शासक हैं इनको आदेश दे रहे हैं शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, और इसी दौरान शिवाजी को एक युद्ध लड़ना पड़ता है बीजापुर के साथ में, ठीक है। वैसे बीजापुर के कुछ किलों को, कुछ क्षेत्रों को पहले ही अपने अधिकार में ले चुके हैं, लेकिन अब बीजापुर के जो शासक हैं उन्होंने अपने एक प्रमुख सेनापति जिसका नाम अफजल खां है इसको युद्ध के लिए भेजा, और बाद में जो बीजापुर की सेना है वो पराजित हो जाती है, और साथ ही यहाँ पे बीजापुर की संधि की जाती है शिवाजी के साथ में, ठीक है। तो 1659 में जो युद्ध होता है ये है शिवाजी और बीजापुर शासन के बीच में, शिवाजी वर्सेस बीजापुर। ये कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र वाला बीजापुर है, छत्तीसगढ़ वाले बीजापुर से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। शिवाजी वर्सेस बीजापुर। बीजापुर की तरफ से लड़ रहे थे, इनके प्रमुख सेनापति थे, इनका नाम है अफजल खां, अफजल खां। और इस युद्ध में बीजापुर हार जाता है, शिवाजी की विजय होती है, और इसके बाद में दोनों के बीच में संधि होती है, बीजापुर की संधि, ठीक है। अब शिवाजी को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था कि ये युद्ध में भी 1-to-1 फाइट में भी जीत सकते हैं। इसी के बाद में इन्होंने 1660 में एक और युद्ध लड़ा, ठीक है। इस युद्ध का नाम है सलहार का युद्ध। अब ये युद्ध किसके बीच में हुआ है, तो फिर से शिवाजी और अब है दूसरी तरफ स्वयं औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की सेना औरंगजेब ने स्वयं अपने एक योग्य सेनापति, इसका नाम था शाइस्ता खां, इसको युद्ध के लिए भेजा था, ठीक है। तो शिवाजी वर्सेस औरंगजेब, इस युद्ध का नाम क्या है, इस युद्ध को कहा जाता है सलहार का युद्ध। जनरली जिस क्षेत्र पे कोई युद्ध होता है उसी के नाम पे युद्ध का नाम पड़ जाता है। सलहार जगह का नाम है तो उसके नाम पर इसको कहा गया सलहार का युद्ध, ठीक है। सलहार का युद्ध, शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से कौन लड़ रहे थे, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां। ध्यान दीजिएगा 1659 में शिवाजी और बीजापुर के बीच लड़ाई हो रहा था। बीजापुर को आदेश दिया था औरंगजेब ने, औरंगजेब की तरफ से औरंगजेब की बातों और औरंगजेब के आदेश को मानते हुए बीजापुर ने युद्ध छेड़ा था और युद्ध में अपने एक सेनापति अफजल खां को भेजा था, ठीक है। यहाँ पे भी बीजापुर के शासक स्वयं नहीं गए थे, लेकिन क्योंकि सेनापति हार गया था मतलब राजा भी हार गया, तो बीजापुर के साथ संधि करनी पड़ी। और 1660 में शिवाजी और दूसरी तरफ औरंगजेब ने स्वयं अपने एक सेनापति जिसका नाम है शाइस्ता खां, इसको भेजा था, और यहीं पे सलहार का युद्ध हुआ है, ठीक। अब इस युद्ध में क्या हुआ होगा, इस युद्ध में वही परिणाम है जो कि बीजापुर के साथ हुआ था, ठीक। इस युद्ध में भी औरंगजेब की सेना जो है वो हार जाती है, शाइस्ता खां हार जाता है, ठीक। और जैसे ही शाइस्ता खां हार जाता है, औरंगजेब को खबर पता चलती है तो शाइस्ता खां को वापस बुला लेता है, ठीक है। और बाद में इसने एक और व्यक्ति को युद्ध के लिए भेजा है। 1665 के आसपास इसने दोबारा युद्ध के लिए एक योग्य सेनापति का चयन किया। 1665 में दोबारा एक व्यक्ति को इस जगह पे युद्ध के लिए भेजा गया। अब ये ऐसा ही व्यक्ति है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में युद्ध करने का आदी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जयपुर के राजा जय सिंह। इसका नाम है जय सिंह, जयपुर क्षेत्र के राजा हैं, इनका नाम है जय सिंह, ठीक है। अब ये जो तीसरा युद्ध है ये किनके बीच लड़ा गया है, तो फिर से शिवाजी वर्सेस औरंगजेब की सेना। ध्यान दीजिएगा औरंगजेब अभी सीधे युद्ध में नहीं कूदे हैं, स्वयं तलवार लेकर के युद्ध करने नहीं निकले हैं, इनकी तरफ से इनके सेनापति या सेना नायक जो हैं वो युद्ध कर रहे हैं,
ठीक है। 1665 में औरंगजेब ने दोबारा एक व्यक्ति को भेजा, इसका नाम है जय सिंह। इनका नाम है जय सिंह, जयपुर के राजा हैं जय सिंह, ठीक है। अब इस युद्ध में यहाँ पे शिवाजी की हार हो जाती है और औरंगजेब की जो सेना है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जय सिंह, ये जीत जाती है, ठीक। इस जीत का कारण क्या था? इस जीत का कारण ये था कि जय सिंह को ये पता है कि किसी भी किले के आसपास अगर घेराबंदी कर दी जाए तो किले के अंदर जैसे जैसे सप्लाई ख़त्म होती है हर चीज़ की, जो डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने या बाकी की जो भी चीज़ें हैं, वो जैसे ख़त्म होगी उसके बाद लोगों को मजबूरी में ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो जय सिंह ने पुरंदर के किले को, ठीक है, पुरंदर के किले को इसने क्या किया, घेर करके वहाँ पे डेरा डाल दिया था और बाद में मजबूर होकर के शिवाजी को जय सिंह के साथ में संधि करनी पड़ी है। इस संधि का नाम है पुरंदर की संधि, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं औरंगजेब पढ़ते हुए, ठीक। इस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई है? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई है। जय सिंह जो कि अपने राजा औरंगजेब के फेवर में युद्ध लड़ रहे थे, ठीक। यहाँ पे जो पुरंदर की संधि हुई है इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, इस संधि की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो एकमात्र चीज़ हमको याद रखनी है, वो है कि शिवाजी ने क्या किया। इस संधि की शर्त में जो सबसे प्रमुख शर्त थी उसमें ये था कि शिवाजी ने जितने भी किले जीते हुए हैं, ठीक है, अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों से या मुगल शासन से जितने भी किले युद्ध करके या गुरिल्ला पद्धति के द्वारा जीते हुए हैं, उनमें से बहुत सारे किले इनको वापस करने पड़े, ठीक। तो सबसे पहली शर्त क्या है पुरंदर की संधि में? पुरंदर की संधि की दो प्रमुख शर्तें हैं। इसमें से सबसे पहली शर्त है, इनको अपने अधिकार वाले 23 किले, लगभग इनके पास 35 किले थे, तो 35 में से इनको 23 किले वापस करने पड़े, ठीक है। मुगलों को 23 किले वापस करने पड़े, ठीक। दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है ये क्या है? यहाँ पे शिवाजी के पुत्र हैं कौन? संभाजी। अपने इस पुत्र को मुगल दरबार में सिक्योरिटी के तौर पे इनको भेजना पड़ा, ठीक है, एक गारंटी के तौर पे भेजना पड़ा कि शिवाजी अब दोबारा युद्ध नहीं करेंगे, मतलब मुगलों के खिलाफ दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। इस गारंटी के साथ में इनके पुत्र को, संभाजी को, मुगल दरबार में भेजा गया। वो वहीं पे उनको रखा जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे संभाजी को मुगल दरबार में भेजा। संभाजी को मुगल दरबार में भेजा। इनके पुत्र का मुगलों के कब्जे में होना ये गारंटी देता था कि शिवाजी अब दोबारा ऐसा कोई युद्ध नहीं करेंगे जिससे कि मुगलों को नुकसान हो, ठीक। अब यहीं पे शिवाजी तो खुला घूम रहे हैं, ठीक है, इनका पुत्र कब्जे में है, साथ ही इनको अपने बहुत सारे किले मुगलों को वापस देने पड़े थे, ठीक। ये इस संधि से खुश तो नहीं होंगे, जाहिर है, दोबारा बैकफायर दोबारा ये क्या करेंगे, दोबारा युद्ध का प्लान कर ही रहे होंगे, ठीक। अब यहीं पे 1665 में ये संधि हुई है। 1666 में ये क्या करते हैं, आगरा की तरफ घूमने निकल जाते हैं। 1666 में आगरा के किले में इनको लेकर के जाया जाता है। शिवाजी को आगरा के किले में बुलाया जाता है। आगरा के किले में शिवाजी को बुलाया गया, ठीक। अब यहीं पे ऐसा कहते हैं कि इनके पुत्र को या तो दिल्ली में कैद करके रखा गया था या तो यही आगरा के किले में कैद करके रखा गया था, ठीक। अब जैसे ही ये आगरा के किले में पहुंचते हैं, जैसे ही ये एक उचित समय देखते हैं, ये अपने पुत्र के साथ वहाँ से भाग करके निकल जाते हैं, ठीक है।
शिवाजी और उनके जो पुत्र हैं ये दोनों ही इतने कह सकते हैं कि गुरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति में इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था, इतने निपुण थे कि ये दोनों ही छिपते छुपाते वहाँ से भाग निकले। कौन कौन? शिवाजी स्वयं और इनके पुत्र संभाजी, ये दोनों आगरा के किले से भाग करके निकल जाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, अब भागने का मतलब क्या है कि पुरंदर की संधि का उल्लंघन हो गया है, और इसी पुरंदर की संधि का उल्लंघन होने के बाद में शिवाजी ने इस उल्लंघन को और बढ़ा दिया। 1670 आते आते इसने अपने बहुत सारे किले जो कि मुगलों को दे दिए थे वो किले इसने वापस जीत लिए। मतलब 23 किले जो वापस दिए थे, 23 किले पुनः जीत लिए, ठीक है। औरंगजेब की नाक में दम करके रखे थे। ठीक, इसके बाद में अब ऑफिशियली इनके राजा बनने का समय आता है। अभी तक कोई इनको राजा के तौर पे नहीं जानता था, लेकिन लगभग 1674 के आसपास इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे रायगढ़ का जो किला है जिसे इन्होंने अपनी राजधानी बना करके रखा हुआ है, यहीं पर छत्रपति की उपाधि के साथ में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। छत्रपति उपाधि लेकर के अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। कौन? शिवाजी राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, कहाँ पर करवाए हैं? रायगढ़ के किले में 1674 में छत्रपति की उपाधि के साथ इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया है। इसके बाद में 1680 के आसपास तक इन्होंने अपना शासन किया है, और 1680 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने जीवन काल में इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो इतनी लड़ाइयाँ इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद में शिवाजी के समय में जो प्रशासन था उसी में दो व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, या शिवाजी के जो आगे जो राजा हुए हैं उनके साथ एक टर्म जुड़ा हुआ होगा जिसका नाम है पेशवाओं का शासन। ठीक है, पेशवाओं का जो शासन है इनको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल शिवाजी के समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इस शब्द को, इस प्रशासनिक व्यवस्था को हम कहते हैं अष्टप्रधान व्यवस्था। ठीक है, जैसे कि बाकी राजाओं के साथ में उनके मंत्री परिषद होते हैं, वैसे ही शिवाजी के साथ में उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक संस्था थी, एक मंत्री परिषद है जिसका नाम क्या है? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। शिवाजी को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद है इसको कहते हैं अष्टप्रधान। ये शिवाजी का क्या है? मंत्री परिषद है। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के यहाँ पे मंत्री होते थे? तो सबसे पहले तो स्वयं राजा है, ये तो मंत्रियों की कैटेगरी में नहीं है। सबसे सर्वोच्च पद किसका है? राजा का है। राजा के बाद में जो सबसे पहला जो मंत्री है इसको हम किस नाम से जानते हैं? पेशवा के नाम से जानते हैं, पेशवा। और ये जो पेशवाओं का काल है, पेशवा जो पद है ये इतना महत्वपूर्ण है कि आगे शिवाजी के जितने पुत्र होंगे या पौत्र होंगे उनके राजा बनने के बाद में जो अंतिम समय होगा वो पेशवाओं का ही समय हो जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य में पेशवा जो है वो आगे चल करके स्वयं राजा की तरह एक्ट करने लगेंगे। तो पेशवाओं का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। पेशवा कौन होते थे? पेशवा जो है वो वर्तमान प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री हैं, कह सकते हो। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रियों वाली शक्तियाँ प्राप्त हैं पेशवा को। प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री, इनकी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हम कह रहे हैं पेशवा। साथ ही ये सैन्य मामलों के भी अधिकारी के रूप में कार्य करता था पेशवा। ठीक है, तो पेशवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पद है मराठा साम्राज्य में। इसके बाद है मजूमदार। मजूमदार है लेखापाल।
लेखापाल, या जिसको आप राजस्व मंत्री भी कह सकते हैं, राजस्व मंत्री। राजस्व से संबंधित राजस्व निर्धारण करना, उसको वसूलना, ये सब काम है मजूमदार या लेखापाल का। ठीक है। तीसरा जो प्रमुख मंत्री है अष्टप्रधान में, इसका नाम है सर ए नौबत। सर ए नौबत। सर ए नौबत है प्रधान सेनापति। सर ए नौबत है प्रधान सेनापति। अष्टप्रधान में चौथा व्यक्ति है, इसका नाम है, या इस पद को कहते हैं वाकिया नवीस। वाकिया नवीस। वाकिया नवीस का मतलब क्या है? वाकिया नवीस है गुप्तचर, स्पाई, गुप्तचर, या कह सकते हैं कि सूचना देने वाला व्यक्ति। ठीक है। अगला पद है यहाँ पर इसका नाम है चिटनीस। अष्टप्रधान में पांचवें व्यक्ति हैं चिटनीस। ये हैं डाकिया या संचार मंत्री। ठीक है। राजा तक कोई भी खबर जो सभी को, जन सामान्य को पता हो, ऐसी खबर राजा तक पहुंचाने का काम है चिटनीस का। ठीक है। संचार मंत्री। चिटनीस कौन है? डाकिया या संचार मंत्री। नेक्स्ट, यहाँ पे अगले व्यक्ति का नाम है सुमंत। अगले मंत्री हैं सुमंत। सुमंत, या इसको कहीं पे दबीर भी कहा जाता है। सुमंत या दबीर, ये हैं विदेश विभाग के प्रमुख। विदेश विभाग। सुमंत या दबीर, ये हैं विदेश विभाग वाले व्यक्ति। नेक्स्ट, सातवें व्यक्ति हैं, सातवें मंत्री का नाम है पंडित राव। पंडित राव। ठीक। इस पंडित राव को कहीं कहीं पे सदर भी कहा जाता है। पंडित राव या सदर। पंडित राव, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये धार्मिक मामलों में निपुण होंगे। धार्मिक मामलों का प्रमुख। धार्मिक मामले। और सबसे आखिर में एक व्यक्ति है, एक पद है, इसको कहा जा रहा है न्यायाधीश। न्यायाधीश। न्यायाधीश, जैसे इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्याय विभाग का प्रमुख है। ठीक है। न्याय विभाग। ठीक। इनमें से आप कह सकते हैं कि पंडित राव और न्यायाधीश, ये दोनों जो हैं वो इनके इनका जो विभाग है वो राजा को डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। पंडित राव अपना धार्मिक मामलों को देखता था, और न्यायाधीश के पास जब भी कोई मामला फंसेगा तो न्यायाधीश के पास जाएगा। तो डे टू डे लाइफ में या दैनिक प्रशासन में इनका महत्व उतना नहीं था। बाकी जितने भी हैं ये सभी जो महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक है। अष्टप्रधान के अंदर कौन कौन शामिल हैं? पेशवा, मजूमदार, सरे नौबत, वाकिया नवीस, चिटनीस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है। ये सारे व्यक्ति जो हैं वो अष्टप्रधान में शामिल हैं। एग्ज़ाम में एक और शब्द पूछ लेता है। ठीक है। ये शब्द क्या है? एग्ज़ाम में पूछता है एक पद बरीद नाम से। एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है बरीद। क्या ये अष्टप्रधान में शामिल है? तो ये अष्टप्रधान में शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद में हम शिवाजी के समय में जो राजस्व व्यवस्था थी, जो सैन्य व्यवस्था थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। ठीक है। जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे
शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के अंदर दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ का मतलब है आय का 1/10 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। और सरदेशमुखी का मतलब है 1/10 हिस्सा। ठीक, चौथ का मतलब क्या है? लोगों को सुरक्षा देने के बदले उनसे लिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, आम जनता को किसी विदेशी या देशी आक्रमणकारी से सुरक्षा देने के लिए जो टैक्स लिया जा रहा है उसका नाम है चौथ। सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर, चौथ। और दूसरा है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी को ध्यान रखिएगा, राजा जो है वो अपने राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत या अपने राजस्व क्षेत्र के बाहर आने वाले एरिया दोनों से कलेक्ट कर सकता था सरदेशमुखी। इसका मतलब ये है कि वे व्यक्ति जो शिवाजी को या मराठा साम्राज्य के जो राजा हैं उनको अपना प्रमुख मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, वे सभी अपनी आय का 1/10 हिस्सा देंगे। यही था सरदेशमुखी। ठीक है, तो मराठों को पैतृक निवासी होने की वजह से जो रेवेन्यू मिलता था उसका नाम है सरदेशमुखी। ये कहाँ से मिल सकता था? इनको अपने राज्य क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों से, के भीतर तथा बाहर दोनों एरिया से ये सरदेशमुखी ले सकते थे। बाहर से कौन व्यक्ति देंगे? वो कोई भी व्यक्ति जो इनके कंट्रोल वाले एरिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन शिवाजी को अपना राजा समझते हैं, वो हर व्यक्ति सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों ही शिवाजी के या मराठा शासन से संबंधित हैं। राजस्व व्यवस्था के दो हिस्से हैं, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक, इसके बाद में हम ये देख चुके हैं कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। ठीक है, तो शिवाजी के बाद में इनके जो सबसे पहले राजा बने हैं इनका नाम याद रखिएगा, संभाजी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। इसको हम लिख देते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी। यहाँ पे सबसे पहला जो व्यक्ति है जो शासक बनता है इसका नाम है संभाजी। संभाजी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, संभाजी से पहले संभाजी जो है वो ऑफिशियली देखा जाए तो राजा बना था, लेकिन इससे पहले कुछ समय के लिए जो राजा राम था ये भी शासक बना था। शिवाजी के उत्तराधिकारी में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि राजा राम शासक बना था। ठीक है, राजा राम, इसकी माता का नाम क्या है? इसकी माता है सोयराबाई। ठीक है, राजा राम जो है वो सोयराबाई के संरक्षण में शासक बना था। सोयराबाई के संरक्षण में राजा राम को शासक बनाया गया था। लेकिन राजा राम को गद्दी से हटा करके संभाजी सबसे पहले आधिकारिक रूप से शासक बनता है। ठीक है, राजा राम को हटा करके संभाजी यहाँ पे शासन संभाल लेता है। संभाजी जब शासन संभालता है तो इसका कार्यकाल लगभग 1680 से लेकर के 89 तक चलता है। ठीक है, और अब यहीं से ध्यान रखिएगा, अब औरंगजेब वाले चैप्टर को भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना शुरू करिएगा। ठीक, औरंगजेब का एक पुत्र था मोहम्मद अकबर। ठीक है, मोहम्मद अकबर शाह। ठीक, इसी अकबर को यहाँ पे संभाजी ने संरक्षण प्रदान कर लिया था। ठीक है, अकबर का अपने पिता से कुछ विवाद हुआ था, वो अपना महल छोड़ करके, महल से भाग करके संभाजी के शरण में आ गया था। तो संभाजी ने उनको कुछ समय के लिए संरक्षण प्रदान किया था।
इस बात से नाराज़ होकर के अंग्रेज ने क्या किया था, औरंगज़ेब ने यहाँ पे संभाजी की हत्या करवा दिया था। ठीक है, इसका रीज़न क्या था कि संभाजी ने केवल उसके पुत्र अकबर शाह को कुछ समय के लिए संरक्षण दिया था। जब उसने मदद मांगा था अकबर शाह ने, तो संभाजी ने उसकी मदद कर दी थी। बस इतनी गलती थी संभाजी की, और इस वजह से औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दिया था। ठीक है, तो अब संभाजी के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इसने राजा राम को अपदस्थ करके शासन की गद्दी प्राप्त किया था। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, औरंगजेब के पुत्र अकबर शाह को संरक्षण दिया। और इसी गलती की वजह से औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी की हत्या करवा दिया। संभाजी की हत्या क्यों? क्योंकि इसको ऐसा महसूस होने लगा था कि जो व्यक्ति इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, मतलब स्वयं इसका पुत्र अगर इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो मराठे इसके पुत्र को संरक्षण दे करके वो विद्रोह भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सोच थी औरंगजेब की, इसीलिए इसने संभाजी की हत्या करवा दिया। ठीक है, ताकि इसके खिलाफ जो भी विद्रोही हैं वो इस भय से कि औरंगजेब उनकी हत्या कर देगा, कोई भी इनके विद्रोहियों की मदद ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे संभाजी की हत्या के बाद में जो दूसरा व्यक्ति है जो राजा बनेगा, वापस से याद रखिएगा, सबसे पहले तो राजा राम शासक बना था। इस समय अपनी माता के संरक्षण में इसको शासक बनाया गया था। दोबारा अब इसी को ही शासक बनने का मौका मिलता है। ठीक है, अब राजा राम पुनः यहाँ पे शासन की गद्दी प्राप्त करता है। राजा राम दूसरा शासक बनता है यहाँ पे। इसका शासनकाल है 1689 से लेकर के लगभग सन 1700 तक। ठीक है, राजा राम यहाँ पे शासक बनता है। राजा राम की माता का नाम है सायराबाई, और संभाजी की माता का नाम क्या है? संभाजी की माता का नाम है साईबाई। ठीक है, राजा राम के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहली चीज़, राजा राम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने अपनी राजधानी बनाया है सतारा को। ठीक है, सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, अब राजा राम, इसकी दो पत्नियां हैं, इसके बारे में हम देख चुके हैं। राजा राम की दो पत्नियों के नाम क्या क्या हैं? एक है ताराबाई और एक है राजसबाई। इसकी दो पत्नियां कौन कौन है? एक है ताराबाई और एक है राजसबाई। ये दोनों कौन है? राजा राम की पत्नियां हैं। ठीक, नेक्स्ट, शिवाजी जो है वो अपनी मृत्यु के बाद में ऐसा कहते हैं कि उसने सबसे पहले राजा राम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, लेकिन क्योंकि उस समय वो इतना योग्य नहीं था और अपने भाई जो इसका जो सौतेला भाई था संभाजी, ये शासन की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं का दावा पेश करता है और बाद में राजा राम को हटाकर गद्दी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में राजा राम को ऑब्वियस है राजा राम को ही शासक बनना था। राजा राम के बाद में इसका एक पुत्र है शिवाजी द्वितीय। ठीक है, ताराबाई से इसका एक पुत्र है शिवाजी द्वितीय, इसको गद्दी प्राप्त होती है। ठीक, तो हमारे इस राजाओं के क्रम में तीसरा व्यक्ति है जो राजा बनता है, इसका नाम है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय किसका पुत्र है? राजा राम और ताराबाई का पुत्र है। इसका कार्यकाल है सन 1700 से लेकर के 1707। 1707 में ही औरंगजेब का भी अंत हो जाता है और यहाँ पे शिवाजी द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शिवाजी द्वितीय किसका पुत्र है? राजा राम और ताराबाई का पुत्र है। राजा राम किसका पुत्र था? शिवाजी और सोयराबाई का पुत्र था। ठीक है, यहाँ पे शिवाजी द्वितीय के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़, शिवाजी द्वितीय के ही समय में मराठों का उत्कर्ष, मराठों का प्रभाव अपने चरम पर था। शिवाजी द्वितीय के ही समय में मराठों का प्रभाव इस क्षेत्र पर बढ़ना शुरू हुआ था। ठीक है, और यही
समय है 1707 वाला ही समय है जहाँ औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अभी तक मराठों का जो प्रभाव है वो कम था, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब का हस्तक्षेप ज़्यादा था पूरे देश में, ठीक है। लेकिन अब शिवाजी द्वितीय मराठों के औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मराठों का भी प्रभाव जो है वो इस क्षेत्र पर बढ़ने लगेगा, ठीक है। और यहीं पे एक और व्यक्ति है जिसको कि राजा बनने का मौका मिलना चाहिए था, जो कि औरंगजेब की कैद में था। याद है, शिवाजी के एक पुत्र को औरंगजेब जो है वो अपने कैद में कर लिए रहता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम क्या था? शाहू जी, ठीक। इस व्यक्ति को औरंगजेब की कैद में रखने के बाद में संभाजी का पुत्र था शाहू जी। शाहू जी को कैद में जब औरंगजेब ने रखा हुआ था, तो औरंगजेब को ये दिक्कत थी कि ये इस व्यक्ति के शासन को ठीक है। तो शिवाजी द्वितीय के समय में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसी समय यहाँ पे संभाजी का एक पुत्र था, ठीक है, शाहू जी। जब संभाजी की हत्या कर देता है औरंगजेब, उसी समय इसने उसके पुत्र शाहू जी को भी कैद करवा लिया था। वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि औरंगजेब के पुत्र अकबर शाह ने संभाजी से हेल्प ले लिया था, और हेल्प करने की वजह से संभाजी की हत्या करवा देता है कौन? औरंगजेब। हत्या तो करवा देता है, साथ ही उसके पुत्र शाहू जी को भी कैद कर लेता है, ठीक है। शाहू जी को भी कैद कर लेता है। और यहाँ पे जब शाहू जी को कैद कर लेता है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यहाँ पे शाहू जी को रिहा कर दिया जाता है। शाहू जी को रिहा, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, वैसे ही शाहू जी को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। तो शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद में 1707 में शिवाजी द्वितीय की भी मृत्यु हो गई है, औरंगजेब द्वितीय की भी मृत्यु हो गई है, और साथ ही एक व्यक्ति है शाहू जी नाम से, ठीक है, जिसको कि कैद कर लिया गया था। तो अब शाहू जी को यहाँ पे गद्दी प्राप्त हो जाती है। चौथा व्यक्ति यहाँ पे जो राजा बनता है, इसका नाम है शाहू जी। शाहू जी, ठीक। 1707 से लेकर के 1749 तक शासन करता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसकी रिहाई हो जाती है, और 1707 से लेकर के 49 तक ये शासन करता है, ठीक। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है शाहू जी, और एक महिला है ताराबाई। वापस से क्रोनोलॉजी देखें क्या, फैमिली ट्री, कौन किसके बारे में बात कर रहा है? शिवाजी की दो पत्नियां कौन? एक है साईबाई, एक है सोयराबाई। साईबाई और सोयराबाई। साईबाई से इसको जो पुत्र होता है, इसका नाम है संभाजी, ठीक। सोयराबाई से जो पुत्र है, इसका नाम है राजा राम, ठीक। इन दोनों का ही पिता कौन है? शिवाजी, ठीक। संभाजी की पत्नी होती है कौन? संभाजी की पत्नी होती है येशुबाई, और इन दोनों से इनका एक पुत्र है, इसका नाम है शाहू जी। शाहू जी, जिसको कि कैद कर लिया गया था संभाजी की हत्या करके, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ राजा राम की दो पत्नियां हैं। राजा राम की दो पत्नियों में एक पत्नी है ताराबाई, दूसरी पत्नी का नाम है राजसबाई। राजा राम और ताराबाई से जो पुत्र है, इसका नाम है शिवाजी द्वितीय।
और यहाँ पे जो पुत्र है राजसबाई से, इसका नाम है संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला राजा बनता है शाहू जी, उसको कैद किया गया था औरंगजेब के द्वारा संभाजी की हत्या करके। इतना क्लियर हो गया। अब जब वापस से शाहू जी रिहा होता है तो ये शासक बनता है और लंबे समय तक मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाले रखता है। और यहीं पे इसके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इसकी जो सौतेली माँ थी, इसकी सौतेली माँ कहने का मतलब है ताराबाई। ताराबाई कैसे? साहू जी किसका पुत्र था? संभाजी का पुत्र था, ठीक है। और संभाजी जो है वो किसका पुत्र था? शिवाजी और साईबाई का पुत्र था, ठीक। अब यहीं पे साईबाई का सोयराबाई का जो पुत्र था राजा राम, उसकी एक पत्नी थी ताराबाई, ठीक। तो ताराबाई से एक पुत्र हुआ है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय की हत्या के बाद में जो अगला व्यक्ति शासक बन रहा है वो है कौन? शाहू जी द्वितीय। तो इनमें कह सकते हैं कि आप सौतेले वाला रिश्ता है, ठीक है। सौतेले माता वाला रिश्ता है, ठीक। तो शाहू जी द्वितीय जब राजा बनता है तो कुछ समय के लिए शाहू जी और ताराबाई में यहाँ पे एक संघर्ष देखने को मिलता है। खैर ये संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अगर ये चीज़ आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है एग्ज़ाम के हिसाब से उसको याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़, साहू जी के समय में ही सन 1713 में राजा राम की दूसरी पत्नी, राजा राम की दूसरी पत्नी कौन है? राजा राम की पत्नी राजसबाई, ठीक। राजा राम की पत्नी कौन है? राजसबाई। राजसबाई ने क्या किया? इसकी सौतन कह सकते हैं इस समय कौन थी? ताराबाई। राजसबाई ने क्या किया? ताराबाई को कैद करवा दिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के नाम से संभाजी द्वितीय को यहाँ पे मराठा शासक घोषित कर दिया था, ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है पर आप वापस से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस समय मराठा साम्राज्य के राजा बन चुके हैं शाहू जी, ठीक। लेकिन इसी समय दूसरी तरफ शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी, उनके फैमिली ट्री में क्या क्या घटनाएं हो रही थी? तो उनके फैमिली ट्री में याद रखिएगा, एक व्यक्ति है राजा राम, ठीक है। शिवाजी के पुत्र थे सोयराबाई से। राजा राम की दो पत्नियां थी, ताराबाई और राजसबाई। इन दोनों के बीच में आपसी विवाद चल रहा है और यहीं पे राजसबाई ने क्या किया था? अपनी सौतन ताराबाई को कैद करवा लिया था और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को यहाँ पे राजा घोषित कर दिया था। ऑफिशियली राजा कौन था? शाहू जी, लेकिन राजसबाई ने अपने पुत्र को यहाँ पे राजा घोषित कर दिया था। इससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, सिर्फ एक सिंबॉलिक विद्रोह वाला स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला, ठीक। नेक्स्ट चीज़ जो शाहू जी के समय में हुआ है, शाहू जी ने यहाँ पे क्या किया है? पेशवा नियुक्त करना प्रारंभ किया। वैसे पेशवा तो पहले भी होते थे, लेकिन शाहू जी के समय से पेशवाओं का जो वर्चस्व है वो बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसी 1713 में ही शाहू जी ने क्या किया? एक व्यक्ति है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ को
पेशवा नियुक्त किया इन्होंने। अच्छा, ये जो सारा घटना मैंने आपसे बताया ये क्या बता रहा है कि अब शाहू जी के समय में भी आंतरिक विद्रोह शुरू हो गए हैं। ठीक है, बाकी इस घटना का कोई बहुत औचित्य नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो पेशवाओं को नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया और यहीं से पेशवाओं का वर्चस्व जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, इसी समय को कहा जाता है मराठा साम्राज्य का द्वितीय काल। मराठा साम्राज्य का द्वितीय काल। अभी तक जितने राजा हैं वो छत्रपति के रूप में, छत्रपति की उपाधि के साथ में राजा घोषित हो जाते थे, राजा बनते थे। वहीं दूसरी तरफ अब जो पेशवा था, पेशवा जो है मैंने बताया था कि सबसे प्रमुख मंत्री था किसी भी राजा के लिए। तो जो सेकंड फेज़ है इनके शासन का, उसमें पेशवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे और वही शासन की बागडोर संभालेंगे। इसीलिए इसको कहा जा रहा है मराठा साम्राज्य का द्वितीय काल। और अब यहाँ से छत्रपति का शासन में बहुत महत्वपूर्ण पद न हो करके पेशवाओं का पद जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से हम देख लेते हैं मराठा साम्राज्य के प्रमुख पेशवा। ठीक है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय काल आप देख रहे हैं और इसी में हम देख लेते हैं इस साम्राज्य के प्रमुख पेशवा। स्वयं शाहू जी के शासनकाल में टोटल 3 पेशवा बदले गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले पेशवा हैं यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर के 1720 तक इनका शासन था। ठीक है, इस पेशवा ने लगभग 7 सालों के आसपास शासन किया। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? अब मुग़ल शासन में भी राजा जो चेंज हो गए होंगे और इसी राजा में एक राजा आए थे फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर ने एक जो समझौता किया था मराठों के साथ में, इसको कहा जाता है मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। इसने एक समझौता अंग्रेज़ों के साथ भी किया था। ठीक है, उसे कहा जाता है अंग्रेज़ों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक, तो फर्रुखसियर ने मराठों के साथ भी एक समझौता किया था 1719 में। 1719 में इसे कहा जाता है मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैंने बताया था कि अंग्रेज़ों को जो मैग्ना कार्टा मिला था वो था बंगाल की तरफ काम करने के लिए 3,000 रुपये वार्षिक में और गुजरात की तरफ कार्य करने के लिए 10,000 रुपये वार्षिक में उनको मैग्ना कार्टा मिला हुआ था। उसी तरीके से मराठों को भी मुग़ल प्रशासन से मैग्ना कार्टा मिला, मतलब उनको भी अधिकार पत्र मिलने शुरू हो गए थे। इस समझौते में या इस अधिकार पत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? इस मैग्ना कार्टा में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहली चीज़ थी शाहू को उनका साम्राज्य, जो भी साम्राज्य उनसे छीना गया था वो सब वापस कर दिया जाए और शाहू क्या करेगा, हर साल 12 लाख रुपए टैक्स के रूप में मुग़ल साम्राज्य को पहुंचाएगा। ये इस मैग्ना कार्टा के प्रमुख शर्तें थी। ठीक है, पहली शर्त क्या थी? शाहू को उसका जो भी साम्राज्य छीना गया था मुग़लों के द्वारा वो वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी शर्त थी कि शाहू जो है वो प्रति वर्ष 12 लाख रुपए टैक्स के रूप में मुग़लों को अदा करेगा। ये दोनों शर्तें थी इस मैग्ना कार्टा में। बालाजी विश्वनाथ के बाद में दूसरे पेशवा नियुक्त होते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो इनका शासनकाल है 1720 से लेकर के 1740 तक। 1720 से 1740। ठीक है, 1720 से 1740। इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।
इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक लड़ाकू पेशवा थे। लड़ाकू पेशवा थे। ये अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कोई भी युद्ध लड़ने को तैयार हो जाते थे और इसीलिए इसने सर्वाधिक क्षेत्र जीता। अपने शासन के दौरान इसने सर्वाधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया। सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार, मराठाओं के लिए इसने सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार किया। नेक्स्ट चीज़, इसी के ही समय में बाजीराव ने एक व्यक्ति से युद्ध किया है, इसका नाम है निज़ामुल मुल्क। ठीक, और इस निज़ामुल मुल्क से युद्ध करके इसने मुंशी शेगांव की संधि भी की है। ठीक है, संधि महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 1728 के आसपास अपने क्षेत्र विस्तार के दौरान बाजीराव प्रथम ने एक संधि किया है, इसका नाम है मुंशी शेगांव की संधि। मुंशी शेगांव की संधि किनके बीच हुआ है अगर पूछा जाए तो बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क। ठीक, बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क के बीच में हुआ था मुंशी शेगांव की संधि। ठीक है, किस वजह से हुआ था? क्योंकि बाजीराव प्रथम एक लड़ाकू पेशवा था, राज्य विस्तार कर रहा था। राज्य विस्तार के दौरान किसी राजा से इनको संधि भी करनी पड़ी थी, इसी क्रम में इसने निज़ामुल मुल्क से संधि किया था। ठीक है, इसके बाद में जो बाजीराव प्रथम था, इसने मालवा वाले क्षेत्र था, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, हैदराबाद का क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्रों को जीता और उनको टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र को जीता है? मध्य प्रदेश वाले एरिया में अगर देखा जाए तो मालवा और बुंदेलखंड का क्षेत्र था। दूसरी तरफ दक्षिण में हैदराबाद वाले क्षेत्र को जीता और सभी को टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 1739 का समय। 1739 में मैंने आपको बताया था मुग़ल साम्राज्य में एक व्यक्ति आक्रमण करता है, ईरानी आक्रमणकारी होता है नादिर शाह। नादिर शाह। ठीक है, तो ये जो आक्रमण का समय था, उस समय पेशवा था हमारा बाजीराव प्रथम। नादिर शाह का आक्रमण, इस आक्रमण के समय मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो नादिर शाह का आक्रमण होता है किसके समय में? आपके बाजीराव प्रथम के समय में। नादिर शाह जो था, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और साथ ही कोहिनूर हीरा यहाँ से लेकर के चला गया। बाजीराव प्रथम एक और वजह से बहुत चर्चा में रहता है, जिसके नाम पर एक फेमस मूवी भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, तो ये एक महिला, मस्तानी नाम की महिला के साथ ये प्रेम संबंध में था, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। ये मस्तानी कौन थी? ये एक मुस्लिम नर्तकी थी। मुस्लिम नर्तकी। ठीक, तो इसके लिए, इस पूरी स्टोरी को देखने के लिए आप एक होमवर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा? बाजीराव मस्तानी मूवी देख लीजिएगा। बाजीराव मस्तानी मूवी। ये मूवी देखेंगे तो ये पूरी स्टोरी लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाजीराव मस्तानी। ठीक, और लगभग 1740 के आसपास बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। आपने अगर वो मूवी देखा है तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कैसे बाजीराव की मृत्यु होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाजीराव प्रथम एक प्रमुख पेशवा था, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद में जो अगले पेशवा होंगे बालाजी बाजीराव, या जिसको नाना साहेब भी कहा जाता है, ये जो है अगले पेशवा बनेंगे। और इन्हीं के समय में फिर अगला युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद में अगले पेशवा बनेंगे माधवराव प्रथम, नारायण राव प्रथम। ठीक,
तो ये सभी जो है वो धीरे धीरे पेशवा बनते जाएंगे और सबसे लास्ट पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। इसके बाद में पेशवाओं का भी शासन समाप्त हो जाता है और पूरे के पूरे एरिया पे अंग्रेज़ों का कब्जा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।